Hello friends, welcome to my YouTube channel Biology Study. I am Meena Chaudhary. In last video we complete the sex determination and today we start the topic mutation. So tell me what is mutation? Actually mutation is the sudden change. अचानक से कोई चेंज होना या ये क्या है इनहेरिटेबल है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जाती है। सेकंड ये क्या है डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है, चेंजेस इन जीनोटाइप्स, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, एक सडन चेंज होना, ठीक है, किसी जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें। तो एक बार रीड कर लेते हैं। म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच result in the alteration of DNA sequence and consequently result in change in the genotype and the phenotype of an organism। तो ये क्या है कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें कोई सडन चेंज हो जाना, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का वो भी अल्टर हो जाता है, उसमें भी वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। In addition to recombination, mutation is another phenomenon that lead to variation in DNA। जैसे रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो वेरिएशंस आती थी, चेंजेस आते थे, उसी तरह जो म्यूटेशन है ये भी एक तरह का जो फिनोमिना है जो क्या कर रहा है वेरिएशन को लीड कर रहा है, ठीक है। तो जो टर्म है म्यूटेशन वो किसने दी थी, वो दी थी ह्यूगो ड्रिवेरीज ने, ठीक है, जो कि हम एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस टर्म को किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज ने, ठीक है। और ये क्या होता है एक सडन चेंज होता है डीएनए सीक्वेंस में, ठीक है, और इसको कॉज कौन करता है, म्यूटाजेंस कॉज करते हैं म्यूटेशन को। As you will learn in chapter 6, one DNA helix run continuously from the one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form DNA result in the alteration in chromosomes, ठीक है। तो ये हम अपने जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें पढ़ने वाले हैं कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो हाईली सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम डीएनए डबल हेलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो म्यूटेशन है वो तीन टाइप्स की है। एक होती है जीनोमैटिक म्यूटेशन जिसको हम न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, दूसरी है क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड थर्ड है जीन म्यूटेशन। तो जो जीनोमिक म्यूटेशन है ना उसमें क्या होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। उसमें क्या होता है अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो क्रोमोसोम नंबर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है उसमें क्या होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो उसमें अगर कोई स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है क्रोमोसोम्स के, यानी कि सीक्वेंस में जो जीन है, जीन का जो सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। और जीन म्यूटेशन में क्या होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू जीन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है जीन का उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग जीन म्यूटेशंस बोलते हैं। जैसे कि जो डीएनए, जीन एक्चुअली क्या है डीएनए ही है। तो जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड में नंबर में चेंज है, डीएनए के किसी टाइप्स में चेंज है या फिर उसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है जो कि क्या कर रहा है चेंज विद रिस्पेक्ट वन बेस पेयर, उसमें जो एक बेस पेयर है ना उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में। नाउ रीड आउट फ्रॉम हियर। A single gene are known to be located on chromosome. Alteration in chromosomes result in abnormalities or aberrations, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम के नंबर में या फिर कोई चेंज होता है, कोई भी अल्टरेशन होती है तो क्या करता है वो एबनॉर्मलिटी करता है, ठीक है। एंड क्रोमोसोम एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। तो ये किस में देखा जाता है, कैंसर सेल्स में देखा जाता है। इन एडिशन टू अबव म्यूटेशंस ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो जो म्यूटेशन अगर सिंगल बेस पेयर में हो रही है डीएनए के तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जो कि एक जीन म्यूटेशन का ही टाइप है, ठीक है। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। तो इसका जो जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। इसको हम लोग जो सिकल सेल एनीमिया है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होता है, यानी कि जैसे एडिशन और डिलीशन होता है ना नाइट्रोजनस बेस पेयर का, तो उसकी वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। A classical example of such mutation is sickle cell anemia. Deletion or and insertion of base pair of DNA cause frame shift mutation, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं molecular basis of inheritance में। The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion।
at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce a mutation. These are referred to as mutagens. ठीक है, तो जो म्यूटेशन है वो कौन कॉज करता है? म्यूटाजेंस, जो कि दो टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं. These are referred to as a mutagens, and UV radiation can cause mutation in organisms. It is called mutagen. तो मेनली जो दो टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, लेकिन जो रेडिएशंस है ना वो भी म्यूटाजन की तरह ही काम करती हैं. जैसे जो रेडिएशन होती है उसमें दो टाइप्स की होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस. तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये क्या करती हैं, इनमें हाई एनर्जी होती है, तो ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं टिश्यू के अंदर. ठीक है, जैसे कौन कौन सी रेज हैं, वो एक्स रे है, गामा रेज है, बीटा रेज हैं. ठीक है, और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं वो लो एनर्जी की होती हैं. वो क्या करते हैं, वो स्किन के अंदर नहीं घुस पाते हैं. जैसे यूवी रेज हैं, जो कि क्या है, किसका एग्जांपल है, जो थायमिन डाइमर फॉर्म है ना, उसको बोलते हैं यूवी रेज. तो हमारी एनसीईआरटी में म्यूटेशन के इतना ही दे रखा है म्यूटेशन का. और जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th, उसमें हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें पेडिग्री एनालिसिस. तो जो पेडिग्री है वो हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? किसी डिज़ीज़ का इनहेरिटेंस को जानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसके फैमिली में कोई अगर डिज़ीज़ चलती आ रही है तो उसका पता लगाने के लिए इसको स्टडी किया जाता है कि आगे जो उनके जो बच्चे हों उनमें ये बीमारी ना जाए. तो इसीलिए इसको पता करने के लिए जो पेडिग्री एनालिसिस है वो किया जाता है. इसी को हम लोग फैमिली ट्री बोलते हैं. ठीक है, तो जो पेडिग्री एनालिसिस है उससे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स है उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी जो ट्रेट है वो आगे ट्रांसमिट होके जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, जिसकी जो आगे वाली फैमिली है, जनरेशन है, उसमें ये बीमारी फ़्लो कर रही है या नहीं, उसका पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी किया जाता है, जो कि 2 या 3 जनरेशन्स का फैमिली ट्री बना के स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस है पेडिग्री एनालिसिस का? इससे क्या होता है, एक तो इनहेरिटेंस पैटर्न पता चल जाता है. ठीक है, और दूसरा इसमें जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है डिजीज़ होने की, वो भी पता लग जाती है प्रेगनेंसी में ही. ठीक है, जिससे कि आगे फिर हम इसको होने से बचा सकते हैं, इस बीमारी से, जो हमारे ऑफस्प्रिंग है उनको. थोड़ा अब रीड कर लेते हैं हम इसको. The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristics feature in the families. तो ये जो हेरिटेबल है, जो एक से दूसरी जनरेशन्स में पास हो रही है, तो इसीलिए इनके जो फीचर्स हैं फैमिली का, उसको स्टडी किया जाता है ये फैमिली ट्री बनाकर. ठीक है, after the discovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern trait in human beings began. जो मेंडल की डिस्कवरी थी, उनका वर्क था, उसके बाद ही जो ये एनालिसिस है, पैटर्न है, उसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किया गया, उन्होंने स्टार्ट किया इसको. ठीक है, सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म इन अ pea plant, some other organisms are not possible in the case of human being. Study of family history or inheritance of a particular trait provides a alternative. Such analysis of trait in a several generations of a family is called a pedigree analysis. तो जैसे मेंडल ने पी प्लांट में क्रॉस करवा कर ही जो ऑफस्प्रिंग वगैरह में जो डिजीज़ हो रही थी उनको देखा था, तो ये ऐसा क्या ह्यूमन में पॉसिबल था? इसीलिए ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है कि जो क्रॉसेस है वो मेल एंड फीमेल के कराए जाए. उसके बाद जैसे कि अगर मेटिंग है वो बच्चे की फिर से पेरेंट्स में करवा रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ह्यूमंस में. इसीलिए इनमें जो पेडिग्री एनालिसिस है उसका यूज़ किया जाता है, 2-3 जनरेशन्स का फैमिली ट्री बनाकर
उस जो डिजीज़ रन कर रही है उनकी फैमिली में उसको स्टडी किया जाता है। In a pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality, or disease. Some of the important standard symbols are used in the pedigree analysis have been shown in figure 5.13. तो जो फिगर 5.13 है उसमें क्या दिया हुआ है, कुछ सिंबल दिए हुए हैं जो कि ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्क्वायर है तो मेल है, सर्कल है तो फीमेल है, रोम्बस है तो इसका मतलब है जो सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड है। मींस कि जैसे हमको नहीं पता है कि जो हमारे दादा के दादा थे उनके कितने बच्चे थे, ये तो हमें पता है जैसे 4 बच्चे थे, लेकिन हमें उसका ये सेक्स का नहीं पता है कि जो उनमें मेल कितने थे, फीमेल कौन थे। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सेक्स है वो अनस्पेसिफाइड कर देते हैं, तो इसीलिए हम उसको कौन सा फिगर बनाते हैं, रोम्बस। उसके बाद जब इनको कलर किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, जो अफेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं वो आ जाते हैं जो इस डिजीज़ से अफेक्टेड थे। ठीक है, अगर जो स्क्वायर एंड सर्कल के बीच में एक ही लाइन से इनको करेक्ट अटैच कर रहे हैं तो वो मेटिंग हो जाती है, इनकी मैरिज हो गई है उनमें, मेल एंड फीमेल के बीच। अगर 2 लाइन से ये लोग अटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब जो मैरिज है ना वो क्लोज रिलेशनशिप में हुई है। इनकी जैसे साउथ में होता है ना ज़्यादातर, या फिर मुस्लिम्स होते हैं उनमें भी होता है कि जो मैरिज है वो क्लोज रिलेशन में हो जाती है, यानी कि मामा बुआ इनके बच्चों में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये पेरेंट्स हैं और इनके जो बच्चे हैं, इनमें अगर पहला फीमेल है दूसरा मेल है तो इनको इनके बर्थ के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं, पहले इधर जो फर्स्ट बच्चा है वो इधर लिखा जाएगा, सेकंड इधर है। ठीक है, उसके बाद जब मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनका चाइल्ड अगर अफेक्टेड है तो वो कलर से उसको डिनोट कर रहे हैं। अगर जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनकी 5 बच्चे हैं और 5 ही अनअफेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग रोम्बस बना के उसके अंदर 5 लिख दिया है। तो ये कुछ सिम्बल्स हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन और भी बहुत सिम्बल्स हैं जो कि अभी हमको नहीं पढ़ना है इसमें, इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में अभी इतना ही है। ये मेन सिम्बल्स हैं जो हमको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, as you have studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or other gene located on DNA presence in the chromosome। ठीक है, तो जो फीचर है हर ऑर्गेनिज्म का कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहे हैं जो कि डीएनए की यानी कि क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वही क्या करते हैं, हर जो फीचर है या फिर कोई भी बिहेव है, कैरेक्टर है, उसको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, DNA is the carrier of genetic information. It is hence transmitted from one generation to other without any change or alteration। तो जो DNA है वो क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना कोई चेंजेस के। ठीक है, हाउएवर चेंजेस और अल्ट्रेशन डू टेक प्लेस ओकेशनली। जो चेंज और अल्ट्रेशन है यानी कि वो किसकी वजह से हो रहा है, अचानक होता है वो। ठीक है, किसी कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हो रहा है। तो जो डीएनए वो कैरी कर रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरी जनरेशन में, और ओकेजनली एंड कभी कभार ही उसमें क्या होते हैं, जेनेटिक चेंज म्यूटेशंस हो जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं। सच एन अल्ट्रेशन और चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल रेफर टू एज म्यूटेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूटेशन बोल रहे हैं। A number of disorders in human being have been found to be associated with the inheritance of change or altered gene or chromosomes। तो बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, वो क्या हो जाती हैं, कॉज हो जाती है ह्यूमंस के अंदर इन्हीं चेंजेस और अल्टर होने की वजह से जीन्स में। तो इनको हम पढ़ते हैं कौन कौन से वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि चेंजेस होने की वजह से हो रहे हैं जीन के अंदर। ठीक है, एक तो होता है इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे आ जाते हैं इसमें क्रोमोसोमल एब्रिएशंस। तो आज हमने जो म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस है उसको स्टडी किया है। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।